गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछला जो हमारा क्लास था टाइम मैनेजमेंट का था, जिसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिए थे कि जब भी हम अपने परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसमें हम समय को कैसे मैनेज करते हैं। जब हम समय को मैनेज करेंगे तभी हम पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आज का जो टॉपिक है हम बताएंगे आपको कि एनर्जी को हम कैसे मैनेज करेंगे ताकि हम अपने परिवार के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारा जो एनर्जी क्या है, एक सीमित साधन है। अगर इसको हम मैनेज करके नहीं चलेंगे तो कम टाइम में हम अधिक काम कैसे कर सकते हैं। बिना मैनेज किए हम क्या कर सकते हैं, कितना भी कठिन से कठिन काम हो, अगर हम अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं तो इजी वे में हम उसको कर लेते हैं। लेकिन बिना मैनेजमेंट के क्या करते हैं, हम थोड़ा सा काम होता है थकान ज़्यादा लग जाती है। इसी को आज को हमको पढ़ना है। इसमें से भी आपको फटीग से क्वेश्चन आता है, टार्सल प्रयास से क्वेश्चन आता है, पेडल एफर्ट से क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। यह भी जो हमारा चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है। समझ रहे हो? बस 2-3 पॉइंट पे फोकस करना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। क्लियर है? तो देखिए, अब हम देखते हैं कि शक्ति व्यवस्थापन एक्चुअली है क्या। तो शक्ति व्यवस्थापन क्या है? जब हम अपने कामों को सुविधापूर्वक एवं ऐसे तरीके से करते हैं, सुविधाजनक तरीके से करते हैं ताकि हमें संतुष्टि प्रदान हो। यानी कम समय में, कम ऊर्जा में हम ज़्यादा से ज़्यादा कामों को किस प्रकार करेंगे। यहाँ भी हम समय को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दोनों पहले ही हम आपको बताए थे कि जब भी हम पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं वहाँ टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। समझ रहे हो ना? इसीलिए आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि गृहिणी क्या करती है कि ऐसी सुविधाजनक से पूर्वक अपनी एनर्जी को मैनेज करती है ताकि उसको ज़्यादा भी काम करे तो थकान ना हो। यह ज़्यादा काम हम करेंगे तो थकान कब नहीं आएगी, जब हम अपने ऊर्जा को पूरी तरह से प्लान के तहत कि हमें कैसे कैसे काम को करें ताकि हमें थकान ना आए। आई बात समझ में? जैसे आप देख ही रहे हो, आप गृह जो घर का काम होता है उसमें अनेक क्रिया करते हो और अनेक शक्ति का अनेक शक्ति मूल्य करते हो, जिसको हम जब तक संतुलित रूप से अपनी एनर्जी को व्यय नहीं करेंगे तब तक अपने परिवार के लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। यह जो एनर्जी होती है ये समझ लो कि एक ही जगह नहीं होती है। आपको जैसा यहाँ देख रहे हो कि एनर्जी आपको क्या है, अगर हम एनर्जी का मैनेज कहाँ कहाँ करते हैं, आपको फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं। अगर हम इसी एनर्जी को मैनेज करके ना चलें तो हम हमेशा थके हारे से दिखाई देते हैं। कम काम में भी हम थक जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट नहीं बीच में लेते हैं। समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है, हमें फिजिकल थकान लगती है। और हमारे क्या होता है, और फिजिकल थकान कब लगती है, जब हम अपने आप को नींद नहीं लेते हैं, रेस्ट नहीं देते हैं, कोई भी काम लगातार करते हैं तो उसमें नीरसता आ जाती है और उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो अपने काम को हम कैसे रुचिपूर्ण बनाएंगे ये भी हमको यहाँ पे देखना है। समझ रहे हो ना? तो ये क्या होती है, एनर्जी भी हमारी फिजिकल होती है, हमारी मेंटल होती है। अगर हम अपने दिन भर आप करते रहो, अगर उसमें भी आप मेंटल रिलैक्स ना दो अपने आप को तो पढ़ने में थकान तुरंत लग जाएगी, बोरियत महसूस होने लगेगी, चीज़ों को आप ले ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में? तो एनर्जी को कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आपका इमोशनल हेल्थ को ये समझ लीजिए कि जो इमोशनल एनर्जी हमारी होती है एक संवेग है, एक भाव है। अगर हम लगातार कोई कामों को करते हैं तो आप देखते हो कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आने लगता है, कामों को करने से हम घबराने लगते हैं, कोई बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डांटने फटकारने लगते हैं। तो ये क्या होता है, यही आपका इमोशनल हेल्थ है। इमोशनल के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, आपके संवेग के लिए भी एनर्जी को मैनेज करना चाहिए ताकि हमारा जो संवेग है वो स्वस्थ हो सके।
नेक्स्ट आपका मोटिवेशनल हेल्थ। आपका जो मोटिवेशनल हेल्थ भी होता है, आप तभी किसी के लिए प्रेरणा बनते हो जब किसी काम को कम टाइम में, कम एनर्जी में ज़्यादा गेन कर लेते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप देख ही रहे हो कि कौन सी क्रिया अधिक थकान व बोरिंग करने वाली होती है और कौन सी कम। ये पहले देख लेती है एक गृहिणी, तब जाके अपनी एनर्जी को मैनेज करती है। क्लियर हो गया? जैसे कम टाइम में ज़्यादा काम था, यहाँ पे क्या है, कम ऊर्जा में ज़्यादा काम है। अपने ऊर्जा को, अपनी शक्ति को इस प्रकार व्यय करने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम भी हम कर लें और हमें थकान भी ना लगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ लो कि हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन है, आप देखे होंगे कि पिछली बार भी आया था, उसके भी पिछली बार आया था। हर ईयर में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देता है। ये बहुत क्या है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या है, आपका एक आपके अंदर जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं वही से काम हो रहा है। समझ रहे हो ना? कहीं मेंटल जुड़ा है तो कहीं फिजिकल जुड़ा है, तो कहीं आपका ये भी फिजिकल में ही आता है। समझ रहे हो ना? अब क्या आपका है, क्या पढ़ना है आपको? गृह निर्माण की क्रियाओं में प्रयुक्त जितना भी घर के निर्माण में, घर के कामों में, यूँ कह लो, घर के कामों में जितना आप अपना जो प्रयास करते हो, या तो वो प्रयास आपका मेंटल होता है या इमोशनल होता है या फिजिकल होता है, उस प्रयास को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, उस काम को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो? तो जैसे आप जब काम करते हो तो पहले ही क्या करते हो, उसमें एक मेंटल प्रयास होता है। मानसिक कार्य को हम मेंटल प्रयास के नाम से जान रहे हैं। मानसिक प्रयास यानी मेंटल वर्क हो रहा है। मेंटल वर्क क्या है, आप दिमाग दीजिए, ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे ही शरीर के किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, शारीरिक ऊर्जा पढ़ रहे हो। ऊर्जा भी हमारे कई टाइप्स की होती है। आपकी बिजली ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, मानव ऊर्जा है। तो आप किसको पढ़ रहे हो? आपके होम साइंस में आप मानव के ऊर्जा को पढ़ रहे हो, ठीक ना? तो मानव जो ऊर्जा खर्च कर रहा है, वो कहाँ कहाँ किस भाग से उसका ऊर्जा खत्म हो रहा है, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। तुरंत हम देखेंगे कि जो हमारा कोई भी काम हो रहा है, तो जहाँ पे हमारा दिमाग वर्क कर रहा है, जहाँ पे हमारा माइंड वर्क कर रहा है, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या कौन सा पार्ट काम कर रहा है, मेंटल कर रहा है ना। फिजिकल तो बस थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन जो हमारा ये मोटिवेट कर रहा है, यही तो हमारा ये हाथ वर्क कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? इसी चीज से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये देखो, मानसिक प्रयास में हम क्या करेंगे, सोचना, विचारना, ये विचारना है, तर्क करना, निर्णय लेना, समझ रहे हो, वार्तालाप करना, पढ़ाना, समझ रहे हो, ये सब जितना भी हम दिमाग से काम कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी मेंटल एफर्ट है। हम कुछ सोच रहे हैं चीज़ों को, यहाँ भी हम मानसिक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम आपके साथ तर्क कर रहे हैं, कोई भी हमारे सामने समस्या आ गई, हम निर्णय ले रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम एक गोष्ठी का आयोजन करके वहाँ कोई विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जो भी हमारा काम हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही में आपका क्वेश्चन बन जाए, इसके अलावा भी कोई भी शब्द आ सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझोगे कि जहाँ पे हमारा जो बॉडी जो ऊर्जा हो रही है, वो मेंटल ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है, मेंटल ऊर्जा कहाँ लग रही है। तो जो ये दिया हुआ है शब्द, यहाँ पे मेंटल ऊर्जा लग रही है कि नहीं लग रही है। क्लियर है? तो इसमें क्या आ जाता है, हमारा मानसिक प्रयास में जितना भी हमारा मस्तिष्क वर्क कर रहा है, सोचना, विचारना, तर्क करना, लिखना तो मान लीजिए इधर भी आ जाएगा, आपका सूक्ष्म कौशल में भी आ जाता है, लेकिन लिखना नहीं होगा, पढ़ना हो जाएगा, आपका तर्क करना हो जाएगा, विवाद करना हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जो भी इसको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से हमारा मेंटल वर्क हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं फिजिकल एफर्ट पे। फिजिकल एफर्ट हम क्या करते हैं, तो फिजिकल एफर्ट में हम जो कोई भी काम अपने शरीर से कर रहे हैं, शरीर का दूसरा भाग काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, कहीं कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं,
झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक ना, देखो प्रेस कर रहे हैं, मेज साफ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखना तो इसमें आ गया, पढ़ना वहां पे आया था, तो लिखना यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि लिखने में हमारा कौन सा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ना, मेरी उंगलियां काम कर रही है, तो लिखना आ जाएगा। उठना आ जाएगा, खींचना, दबाना, चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, कपड़े लेकर चलना, डालना, तो जो हमारा ये हमारा शरीर काम कर रहा है पूरा, समझ रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, हमारा आपका फिजिकल प्रयास हो गया। क्लियर है। इसके अलावा भी कोई वर्ड हो सकता है जो आप काम कर रहे हो। क्लियर है इतना, ये भी आपको क्लियर हो गया। पेडल एफर्ट जो है आपका, पेडल एफर्ट या पद प्रयास कहो, तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो जहाँ पे मेरा पैर काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, मेरा जहाँ पे पैर काम कर रहा है, यहाँ पे तो हाथ काम किया, यहाँ पे जितना आप देख रहे हो सब हाथ काम कर रहा है, यहाँ पे दबाना चढ़ाना ये सब हाथ काम कर रहा है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये भी आपका क्या है, ये भी शारीरिक प्रयास ही है, समझ रहे हो ना, अगर कोई पूछे तो ये भी शारीरिक प्रयास है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, खड़ा हो रहा हो, खड़ा भी किससे हो रहे हो, आप पैर से हो रहे हो। दौड़ किससे रहे हो, पैर से दौड़ रहे हो। हिल कैसे रहे हो, यहाँ से चलोगे यहाँ जाओगे तो हिलना हुआ, तो किससे हिले हो, पैर से हुए हो। चलना भी, उठना भी, बैठना भी इत्यादि, मतलब जो भी आप पैर के थ्रू कर रहे हो काम, बैठोगे भी तो पैर काम कर रहा है, उठोगे भी तो पैर काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पद प्रयास, पेडल एफर्ट कहते हैं। क्लियर है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, चक्षु प्रयास मतलब, चक्षु मतलब क्या होता है, आंख, ठीक ना, आंख आपका विजुअल एफर्ट है, जहाँ पे मेरी आंखें काम कर रही हैं, समझ रहे हो ना, ये हमारा क्या है, चक्षु प्रयास है, विजुअल एफर्ट है, उसी का है आपका, उसी का पार्ट है यहाँ भी, समझ पा रहे हो। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका नेत्र संचालन है, नेत्रों से देखना, जो भी हम काम आंख से कर रहे हैं, कोई काम हम सर्च करके कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, आपको हम देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, आपको हम देख रहे हैं, आपके साथ हम गतिविधि कोई भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ समायोजन स्थापित कर रहे हैं, पलक हमारी झपक रही है, कोई भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर आपसे हम पूछ दें कि मूल्यांकन करने में कौन सा प्रयास करते हो, तो क्या करते हो मूल्यांकन में, आप निरीक्षण करते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आपका वर्ड मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, कोई भी वर्ड्स आपको दिया जा सकता है। खोजना, खोज भी रहे हो तो आँखी के थ्रू खोज रहे हो, समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ सर्चिंग कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, अपने आँख से कर रहे हो, तो यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, विजुअल एफर्ट कहते हैं। कि विजुअल एफर्ट में समझ में आ गया ना, नेत्र संचालन देखना मतलब कि इधर उधर जो देखते हो, घूम फिर के देखते हो कि कहाँ क्या है, समझ रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, चक्षु प्रयास ही है। मूढ़न प्रयास, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था, समझ रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूढ़न प्रयास का मतलब, टॉर्सल एफर्ट का मतलब होता है आपका जहाँ पे हम झुक के काम करते हैं, समझ रहे हो ना, यानी हमारी शरीर थोड़ा सा राउंड ले रही है, ध्यान दीजिएगा, हमारी शरीर क्या हो रही है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा झुक के हम काम कर रहे हैं। इसी को ये क्या हो गया, अगर हम बॉडी को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के कोई काम कर रहे हैं तो मुड़ गई शरीर, इसीलिए इसको मूढ़न प्रयास के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या, खेती का कार्य, खेती के कार्य में जैसे धान जब रोपोगे तो भी मुड़ोगे, निराई गुड़ाई करोगे तो भी मुड़ोगे, सिंचाई करोगे तो भी मुड़ोगे, ये बैठ के नहीं कर सकते हो, हल्का सा आप झुक के ही काम कर सकते हो। तो जहाँ पे झुक रहे हो, ठीक ना, बोझ उठा रहे हो, ठीक ना, बोझ भी कैसे उठा रहे हो, बोझ ढोना नहीं दे रहा है, देखो उठाने का दे रहा है, उठा रहे हो तो आपकी शरीर झुक रही है कि नहीं झुक रही है, झुक रही है ना। तो यहाँ पे फसल काटना, फसल भी काटते हो तो ऐसे आप झुकी के काटते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे शरीर के अंग को मोड़ना फैलाना, देखो यहीं से समझ लेना कि जब शरीर को के अंगों को हम मोड़ते हैं और फैलाते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, उसी को हम मोड़न प्रयास कहते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी का काम है। अब यहाँ पे देखो, एड़ी के बल बैठ रहे हो, घुटनों के बल बैठ रहे हो,
एड़ी के बल भी बैठ रहे हो, घुटनों के बल भी तो जरूर से झुक के बैठोगे ना। झुकना जहाँ आ गया। अब क्लियर हो गया? एनी डाउट? समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान चैप्टर है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लोगे। इससे क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो कर लोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए जो घर की हमारे जो कार्य होते हैं इसको भी हम कई भाग में बांट देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं था, इसलिए विवाद में फंस गया था, क्योंकि इंग्लिश वर्जन कुछ और था, हिंदी वर्जन कुछ और था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। समझ रहे हो ना? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, उससे लिए घबराना नहीं चाहिए। पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहना चाहिए, आप करोगे तो सही ही करोगे। अब यहाँ देखते हैं कि हम अपने घरेलू कार्यों को बांटेंगे तो 3 ही भाग में बांट देते हैं। एक तो हमारा काम हल्का होता है और थोड़ा जो होता है एक मध्यम है, और एक होता है श्रमशील हैवी वर्क होता है। एक लाइट वर्क होता है, एक मॉडरेट वर्क होता है और एक हैवी वर्क होता है। ओके, तो ये 3 वर्क होते हैं। हम जो भी काम एक गृहिणी करती है तो उसको 3 भाग में बांट देती है कि अरे ये हैवी वर्क है, ये मुझसे नहीं होगा, आप कर लो। ये मॉडरेट है, हम कर लेंगे। लाइट है, ये वो भी कर लेगी। करते हो ना? तो इसी को 3 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हो? पहला जो हल्का कार्य होता है लाइट वर्क, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हो। तो देखो, ये हाथ व मशीन द्वारा सिलाई बुनाई, रफू करना, पढ़ना लिखना, आराम, मतलब ये समझ लो कि पढ़ना लिखना आप मेंटल वर्क हैवी कर रहे हो, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। ये समझ लो कि पढ़ने से आसान कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर काम करके देखोगे, कुछ भी करोगे तो ये सब इससे कठिन ही लगेगा। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट ला लिए तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और ना ही तो इससे आरामदायक कोई चीज़ है। आराम से बैठे रहो, चीज़ों को गेन करते रहो। कोई भी ऐसी चीज़ है क्या कि आराम से बैठे रहोगे? यहाँ तक कि खाना भी नहीं मिलेगा, इतना इजी वे में खाना भी नहीं मिलेगा। खाना बनाओगे तभी मिलेगा। लेकिन अगर बैठ के पढ़ते हो सिर्फ, तो यहाँ मेंटल वर्क करते हो, मेंटल एफर्ट है आपका, फिजिकल एफर्ट नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करें, फिजिकल एफर्ट को डिवाइड किए हैं। यहीं पे कंफ्यूजन अपना हटा दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ों को समझिए कि कहाँ क्या क्लासीफाई किया गया है। समझ रहे हो ना? अब देखो, जब हम फिजिकल वर्क को डिवाइड कर दिए हैं तो हमारा जो पढ़ना लिखना है ये आपका क्या हो गया, हल्का वर्क हो गया। जबकि यही मेंटल एफर्ट में क्या था, आपका हैवी वर्क था। आप थकते हो, यहाँ से भी आपको फटीग होती है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, आप पढ़ के भी उठते हो तो आपकी बहुत एनर्जी लॉस होती है। समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें फिजिकल वर्क को देखना है, ना कि मेंटल वर्क को देखना है। ओके, अब देखिए, आराम से बैठने की अपेक्षा 15% अधिक शक्ति व्यय होती है। समझ रहे हो ना? अब देखो, ऐसे हाथ और मशीन द्वारा सिलाई अगर करते हो, बुनाई करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो आराम से जो बैठते हो, ओनली 15% ही आपकी इससे अधिक ऊर्जा व्यय होती है। समझ रहे हो ना? फोटो कॉपी करना, दस्तावेज तैयार करना, ईमेल सेंड करना, ये सब आप मेंटल वर्क कर रहे हो, जो आपका बहुत आसान है। ये हल्का वर्क में आता है। क्लियर है ना? कि जितनी भी लिखाई पढ़ाई से संबंधित बैठ के काम, आराम जैसे चेयर पे बैठ के आराम कर रहे हो और इतना काम को कर रहे हो, तो मान ली कितना % आप एनर्जी व्यय कर रहे हो, 15%। जैसे आपको जितना 4 घंटे में पढ़ने के बाद थकान लगती है, अगर 1 घंटा मेहनत कर दो तो उससे ज़्यादा थकान लग जाती है। आई बात समझ में? इस चीज़ को समझना यहाँ समझाया जा रहा है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो मध्यम कार्य है, आप देखिए, जो लाइट वर्क से थोड़ा सा ये हैवी हुआ। मध्यम वर्ग में शिशु को वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों को प्रेस करना, पैर की मशीन से सिलाई करना। हाथ से मशीन से थोड़ा कम लगा, लेकिन पैर का जब करोगे तो ये पैर से थोड़ा एफर्ट आप कर रहे हो, ठीक ना? तो ये सिलाई कर रहे हो, सब्जी धो काट रहे हो, और ये भारतीय पद्धति के अनुसार सफाई कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बैठ के पोछा लगा रहे हो। समझ रहे हो ना? इसी को बताया था पिछली बार ना। और फर्नीचर पर पॉलिश करना, झाले साफ करना, ये सब आपका एक मॉडरेट वर्क है।
बहुत हैवी वर्क नहीं है। हैवी वर्क क्या आ जाएगा, बड़े बड़े चादर धुल रहे हो, यहाँ छोटे छोटे कपड़े धुल रहे हो, यहाँ पे बड़े बड़े चादर धुल रहे हो, यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहे हो, यहाँ फर्श को धो रहे हो, सब समझ रहे हो, झाड़ रहे हो, खिड़की दरवाजों की सफाई कर रहे हो, बोझा उठा रहे हो, समझ रहे हो, बच्चे को गोद में लेकर आप जा रहे हो कहीं, ये भी आपका एक हैवी है। देख चल के देखो, बहुत लगता है कि बहुत एनर्जी लग रही है अगर बच्चे को लेकर चलोगे तो। सिल बट्टे पर मसाला पीसना और लकड़ी काटना, बोझा ढोना, 50% ये समझ लो कि प्रति घंटा कैलोरी बढ़ जाती है। आपका यहाँ 15% बढ़ा और यहाँ पे मान लीजिए 25 बढ़ा, लेकिन यहाँ सीधे कितना बढ़ गया आपका कैलोरी, 50%। हैवी वर्क में कितना बढ़ गया, 50%। यहाँ मान लीजिए 25 और यहाँ ओनली 15। क्लियर है? एनी डाउट? इसको याद कर लीजिएगा और अपने दिमाग में डालिएगा कि मध्यम वर्क में क्या होता है और लाइट वर्क में क्या होता है और हैवी वर्क में क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इतना काम करने के बाद हमें क्या होती है, फटीग हो जाती है। फटीग मीन्स क्या होती है, थकान हो जाती है। और जानते हो थकान कहते किसे हैं? देखो थकान किसे कहते हैं, जिसमें नीरसता रहती है, जिस काम को आप करना नहीं चाहते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर उस काम को करते हो तो ज़्यादा थकान लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें आप इंटरेस्ट लेके नहीं कर, जबरदस्ती कर रहे हो। आई बात समझ में? जिसमें इंटरेस्ट लोगे उसमें थकान कम लगती है, लेकिन जहाँ इंटरेस्ट अगर कम लगा दिए तो वहाँ काम क्या हो जाता है आपका, नीरस होता है। देखिए आप ही लोगों के लिए लगा दिए हैं कि ये पढ़ रहा है, समझ रहे हो, और पढ़ रहा है, कुछ पढ़ते ही नींद आना शुरू हो गई। क्यों नींद आ रही है, क्यों थक जा रहा है? क्योंकि उसको उसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अगर यही इंटरेस्ट रहता है तो एग्ज़ाम के टाइम क्यों नींदें उड़ जाती हैं। अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाए तो जितना आप कम देख रहे हो, कि जितना आप कम पढ़ रहे हो, वो क्या हो जाएगा, आपका दुगना तिगुना एनर्जी वहाँ पे होने लगेगी व्यय। समझ पा रहे हो? तो थकान क्या है, फटीग क्या है, जिस कार्य में रुचि रहती वहाँ थकान कम होती है, लेकिन जिस कार्य में आपकी नीरसता होती है वहाँ थकान ज़्यादा महसूस होती है, थकान लग जाती है। क्लियर है? अब देखो थकान को भी दूर करने के लिए हमें योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब सारे उसके टिप्स हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। थकान यूं कहिए तो आपकी दो तरह की होती है, ठीक ना, इसको अलग रखिए। एक शारीरिक थकान होती है, एक फिजिकल फटीग होती है, और एक साइकोलॉजिकल फटीग होती है, मनोवैज्ञानिक थकान होती है। समझ रहे हो? फिजिकल थकान क्या होती है, जब व्यक्ति शरीर से काम करता है और थक जाता है, जैसे झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, बोझा ढो रहे हो, ये शारीरिक थकान है। समझ रहे हो ना? शरीर हमारा क्या एक कैपेसिटी है ना, एक सीमित साधन है, हमारी एनर्जी भी, इसको हम क्या करते हैं, रेस्ट करके इसको एनर्जी देते रहते हैं। जितने भी हमारे सेल्स टूटते रहते हैं, हम क्या लेते रहते हैं, प्रोटीन ले लेके उसको रिपेयर करके फिर से अपना काम करते रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या होता है, उसी इसके अंतर्गत फिजिकल थकान होती है। जैसे आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं आप इत्यादि, ठीक ना, ये समझ लो। मनोवैज्ञानिक थकान क्या होती है? मनोवैज्ञानिक थकान, जो आप घरेलू क्रिया कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें क्या हो रही है, उसमें आपको नीरसता आ रही है, उसमें आपको कहीं ना कहीं आप ये समझो कि अरे इतना काम हम कैसे करेंगे, अरे ये काम हमसे नहीं होगा। यही क्या है, यही मनोवैज्ञानिक थकान है, जो आपकी घरेलू क्रिया होती है जिसमें आप कर नहीं पाते हो। घरेलू क्रियाओं में नीरसता वाली थकान है, ये नीरसता वाली थकान है, ठीक ना। जैसे हमसे नहीं होगा, हम इतने घंटे नहीं कर पाएंगे, हम इतना घंटा नहीं पढ़ पाएंगे, यही जो क्रिया, यही जो थकान होती है,
आपकी जो मनोवैज्ञानिक थकान होती है यही 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, वो मनोवैज्ञानिक थकान ही आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक बोरियत वाली होती है और एक कुंठाजन्य होती है। एक बॉर्डम होती है और एक फ्रस्ट्रेशन होता है आपके अंदर। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो बोरियत और निरस्ता वाली जो थकान है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, कार्य क्षमता इसकी प्रभावित नहीं होती है। इसमें इसके अंदर जो क्या होती है, कार्य क्षमता यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होती है, बल्कि यही समझ लो कि उसके अंदर ऊर्जा है, वो काम करना चाह रही है, उसके अंदर ऊर्जा भरपूर है, लेकिन वह कार्य के प्रति अरुचि कर रही है, घृणा कर रही है उस कार्य से, बल्कि कार्यों के प्रति अरुचि है, यानी वह कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इसीलिए उसे क्या हो रहा है, बॉर्डम हो जा रहा है, नीरसता आ रही है, बोरियत लग रहा है। कहते हो ना कि मुझे पढ़ाई बोरिंग लगती है, मुझे ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, बाकी सब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे क्या है, मुझे ये मैथ क्या है, बोरियत लगता है क्योंकि आता नहीं है। पहले ही आप बोरियत का नाम ले लेते हो, तो क्षमता तो है आपके अंदर, IQ आपका भी अच्छा है, आप भी मैथ में अच्छा कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो पहले ही जब इंटरेस्ट नहीं लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा यहीं से थकान होना शुरू हो जाएगी। उसी को आप क्या कहते हो, उसी को फिजिकल फटीग कहते हो, उसी में बोरियत या निरस्ता वाली थकान कहते हो। क्लियर है। कुंठाजन्य को क्या करते हैं, यहाँ यूँ समझ लीजिए कि कार्यों में बार बार असफलता आने से ये फ्रस्ट्रेशन होता है, कुंठा हो जाता है। अगर जानते हो कोई भी काम करो बार बार, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो, मान लो कोई चीज़ ही बना रहे हो, नौकरी की बात ही छोड़ दो, ये तो सब लोग जानते हो, कोई चीज़ ही घर का काम कर रहे हो, गृहिणी गई है, कोई रेसिपी बना रही है, बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पराठा क्या हो रहा है, फट जा रहे हैं, फूट जा रहे हैं, अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है कि अब हम कैसे लोगों को सर्व करेंगे, ये तो हमसे बिगड़ गया। इसी तरह बार बार आप पढ़ाई करते हो, नहीं पास हो पाते हो, तो क्या हो जाता है, ये कुंठाजन्य था, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि अब क्या होता है, मेरे दिमाग में उतना चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, अब हम फ्रस्ट्रेट हो गए, पढ़ते पढ़ते वैकेंसी नहीं आ रही है, ये कहते हो ना। तो यही आपकी जो एनर्जी जो नहीं आ रही, अंदर से एक नई ऊर्जा नहीं मिल पा रही है आपको, उसी को हम क्या कहते हैं, यही फ्रस्ट्रेशन है। क्लियर है। जितना पढ़ाए हैं अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं है, कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। आप वीडियो को देखा करिए, आराम से पेशेंस के साथ देखा करिए, आप लोग समय की कीमत को समझिए, अपनी ऊर्जा को समझिए। इसीलिए दोनों को पढ़ने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि हमें कितना काम करना है, कितना वर्क करना है पढ़ने के लिए। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति की मांग। समझ रहे हो। और ये समझ लो, एक और चीज़ इसमें देख लो कि जो थकान होती है, ये थकान जो होती है ये लगती कैसे है, ये भी समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन आया, भी मुझे दिमाग में आया कि यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि थकान होती क्यों है, जो शारीरिक थकान होती क्यों है। जब हम काम करते हैं ना, जो हम काम करते हैं, तो जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं ये संकुचित होती हैं, विस्तारित होती हैं, संकुचन विमोचन इसमें होता रहता है। ये जैसे कि क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हाँ वही निरंतर संकुचन विमोचन होता रहता है। कोई काम कर रहे हो तो भाई ये उठा रहे हो तो ये हो रहा है कि नहीं, इसी चीज़ को बताया जा रहा है। अब देखो थकान होती क्यों है।
अब उसमें क्या होता है, इस स्थानों पर जैसे हम संकुचन विमोचन हो रहा है, इस स्थानों पे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। समझ रहे हो ना, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उसको दुग्ध अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल को ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी दुग्ध अम्ल बोल दे तो ये मत समझिएगा कि दूसरी चीज़ है। लैक्टिक अम्ल या दुग्ध अम्ल ये जम जाता है या जमा हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, अब ये जब हम आराम करते हैं तभी इसका ऑक्सीकरण होता है। समझ रहे हो, जब हम रिलैक्स होंगे ना, जब आराम करेंगे तब इसका ऑक्सीकरण होता है और तब फिर से वो उसको ग्लूकोज मिल जाता है और वो अपना काम करने लगता है। तो इसीलिए हमारे शरीर को आराम देना, काम के बाद आराम जरूरी होता है। बार बार इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि थकान किसके कारण होता है, तो हमारा जो मांसपेशियों में है लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, इसीलिए हम थक जाते हैं। समझ रहे हो, अब कैसे वो जमता है, हमारे जितना आप काम करते हो हमारी मांसपेशियां संकुचित और विस्तारित होती रहती हैं, संकुचन विमोचन उसमें होता रहता है। इसको मापते कैसे हैं, तो थकान को जो मापा जाता है अर्गोमीटर से मापा जाता है। अर्गो थकान अर्गोमीटर से मापी जाती है, ठीक ना। थकान जो होती है किससे मापा जाता है, अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। क्लियर है, एनी डाउट? आप देखते हैं यहाँ समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति की मांग। जैसे समय की मांग थी, साधन का मांग था, वैसे आपका एनर्जी का भी मांग होता है। प्रथम अवस्था में शक्ति की मांग क्यों कम होती है, क्योंकि न्यू कपल होते हैं, 2 ही लोग होते हैं, तो 2 लोगों में ऊर्जा की कम जरूरत होती है, कम काम करना पड़ता है। समझ रहे हो। और क्या होता है, दूसरी व तीसरी अवस्था में सबसे अधिक शक्ति की मांग होती है। दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में जहाँ बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण के लिए, उनके देखभाल के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यही हमारी दूसरी तीसरी अवस्था है, जहाँ थोड़ा बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी थोड़ा कम लेकिन देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। चौथी अवस्था में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे वही थोड़ा बड़े हो जाते हैं, आपका हेल्प करने लगते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। पांचवी अवस्था में शक्ति की मांग बहुत कम हो जाती है और शक्ति की क्या ज़रूरत होती है, संचय करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि काम जो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे काम नहीं कर पाते लोग, आराम कर के उसको एनर्जी दे के शरीर को अपना काम करते हैं। तो शक्ति संचय की अवस्था भी इसको कहते हैं। ये जो हमारी अवस्था होती है शक्ति संचय की अवस्था होती है, ठीक ना, शक्ति संचय की अवस्था होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको साधन में भी बताए थे, आपका साधन में भी पढ़े थे और आप इसमें भी पढ़े हो, टाइम में भी पढ़े हो और आप एनर्जी में भी पढ़ लिए हो। सेम चीज़ें हैं, जैसे वहाँ घटती बढ़ती है वैसे यहाँ भी घटती बढ़ती है। एंड लास्ट देख लेते हैं हम, बहुत छोटा सा चैप्टर है, अभी बताए ही थे आपको, लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। समय और ऊर्जा बचत के सिद्धांत क्या हैं, किस सिद्धांत पर हमारा समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। समझ रहे हो ना, ये दोनों को देखो कंबाइन करके पूछता है यहाँ से। जो छोटे छोटे जब हम अल्प ऊर्जा की बचत करते हैं, ऊर्जा को नियंत्रण करते हैं, तभी जाकर हमारा क्या हो जाता है, हमारी ऊर्जा का संचय होता है, बचता है। छोटा छोटा बचत, यानी ये समझ लो अब ऊर्जा की बचत हम छोटा छोटा कैसे करेंगे, ये कोई पैसा तो है नहीं, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो ऊर्जा की हम बचत क्या कैसे करेंगे, आप सुबह से उठ के हम कामों को ऐसे प्लान करके करेंगे, कितने टाइम में, 1 घंटे में इतना काम हम कर लेंगे, उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा यहाँ इंटरटेन कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बैठ के आपका हल्का वर्क कर लेंगे, तब हैवी वर्क करेंगे। इसी को छोटा छोटा बचत कहते हैं। समझ रहे हो ना,
दूसरा क्या कर रहा है, संयम पूर्ण उपयोग, यानी हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है उसका संयम पूर्ण उपयोग हम करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास गैस है तो आराम से उसका खर्च करेंगे, या हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, उसका भी आराम से यूटिलाइज करेंगे। समझ रहे हो ना, ये नहीं कि इकट्ठे आप एक दिन 7-8 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटा भी नहीं पढ़े। समझ रहे हो ना, तो क्या करोगे, उसका संयम पूर्वक हम 2-2, 3-3 घंटा, यानी मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना ही हम वर्क करेंगे, लेकिन डेली रूटीन में करेंगे। तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी वे में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। अनुकूलन तकनीक, जो हमारे अनुकूल टेक्निक हो उसी को हमें अपनाना चाहिए, यानी हमें अपने साधनों को बर्बाद करने से रोकना चाहिए। चाहे वह टाइम हो, चाहे वह एनर्जी हो, चाहे वह मनी हो, चाहे वह कोई भी हो, हमें उसे वेस्ट नहीं करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, संजो के संभाल कर रखेंगे कि ये मेरे कल काम आएगा। समझ रहे हो, ऐसे करके हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। व्यवस्थित रूप से काम करेंगे, यानी सीक्वेंस में काम करेंगे। ये नहीं कि पहले चलो इतना कपड़ा ही धो लिए तब खाना बनाएंगे, तब चलो ये कर लिए तब इतना करेंगे। ऐसे छोटे छोटे कामों को हम उठेंगे तो डेली रूटीन को, जैसे पहले भी आपको हम बताएं कि सीक्वेंस में करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाता है, इजी वे में। जैसे मान लो अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी हम आपको इसी में क्लोथिंग टेक्सटाइल एक दिन पढ़ा दिए, एक दिन बाल विकास पढ़ा दें, एक दिन आपको न्यूट्रिशन पढ़ा दें, तो आप गेन कर पाओगे? आपका कोई भी यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, आप बीच में ही इधर उधर लटके रह जाओगे। ऐसे सीक्वेंस में पढ़ने पे आपका एक एक चैप्टर क्लियर हो जाता है। पता नहीं आपको क्यों नहीं इतना अच्छे से आप पढ़ाई करते हो। हम तो एक एक चीज़ को समझाने के बाद कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी करा देते हैं। अभी जब ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कराने लगेंगे तो सारे से जितना भी आपका छूट रहा है सब कर लोगे, सब कवर हो जाएगा। तो भी आप इधर उधर अपना दिमाग लगा रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ते नहीं हो, अच्छे से देखते नहीं हो। तो इस चीज़ों को क्लियर करते रहिए, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। व्यवस्थित रूप से समझ ही लिए, नियमित व्यायाम करना, इससे हमारा क्या हो जाता है, ऊर्जा का संचय इसलिए होता है कि जो हमें हमारे अंदर से वेस्ट मटेरियल होता है वो भी बाहर निकल जाता है। हमारा शरीर का क्या होता है, पूरी तरह से फिल्टर हो जाती है हमारी बॉडी। जो हम अगर योगा कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो पूरा जो हमारा क्या है, अंदर की वेस्ट मटेरियल बाहर निकल आती है। और जैसे हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है कोई चीज़ खाने से, उसी तरह एक्सरसाइज करने से हमारा एनर्जी का फिल्टर हो जाता है, पूरे बॉडी का फिल्टर हो जाता है। और बॉडी का फिल्टर हो जाएगा तो हम अपने वर्क को टाइम टू टाइम अच्छे से कर लेंगे। हमारा कार्य क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जो हम काम करते हैं वो और अच्छे से कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। एंड लास्ट है आपका समय विवेकपूर्ण से व्यय करना। आपका जो समय है, जो आपको मिला है कि पढ़ लो, एग्ज़ाम आने वाला है, उसका अच्छे से यूटिलाइज करो। एक एक घंटा, एक एक मिनट को ध्यान में रख कर उसका यूटिलाइज करो कि यही हमें क्या करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज़ और बचता है आपका, शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया। इस यहाँ पे वो जैसे वहाँ पे आपका था समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया, यहाँ पे क्या है आपका, शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया, ये भी आपका क्या होता है, हम 3 तरह से करते हैं। जैसे वहाँ किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। कैसे कैसे करते हैं, शक्ति के उपयोग की पहले हम योजना बना लेते हैं कि हम शक्ति जो अपना है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे। शक्ति के उपयोग की योजना बनाना, ठीक ना। हम ये देखते हैं कि हम एनर्जी को कहाँ कैसे उपयोग करेंगे, ठीक ना। और जब हम जैसे मान लो हमारे पास एनर्जी है, हम पढ़ना है, हमको काम करना है, दोनों लेकर करना है, तो कैसे हम योजना बनाएं कि दोनों काम को हम व्यवस्थित रूप से कर लें। ये तो नहीं होगा ना कि कहोगे कि या तो हम पढ़ेंगे या तो काम करेंगे। आपको दोनों ही करना है, एनी हाउ करना है आपको, क्योंकि एक को छोड़ोगे तो हमारा मैनेजमेंट भी, हमारा जो घर का मैनेजमेंट है वो गड़बड़ होगा। एक को जो आप छोड़ोगे तो आपका लक्ष्य का मैनेजमेंट गड़बड़ होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो हमको दोनों को ही लेकर चलना है। अब हम जब क्या करेंगे, उसके बाद जब हम ये वाला प्लान कर लेंगे, तो जैसे वहाँ पे प्लान के बाद क्रियान्वयन आया था, वैसे यहाँ भी अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रियाओं योजनाओं को, जो भी हम क्रिया बनाए हैं, क्रिया के योजना को, जो भी हम यहाँ पे समझ लीजिए, आराम से लिखते हैं, जो यहाँ पे योजना बना लिए हो, क्रिया के योजना को नियंत्रण के साथ, ध्यान रखिएगा, यहीं पे नियंत्रण के साथ क्रियान्वयन करना है आपको, नियंत्रण के साथ क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना, ठीक ना। अब यहाँ क्या किए, हम क्रिया का जो भी योजना बना लिए उसमें हम नियंत्रण के साथ क्रियान्वयन करेंगे। देखेंगे कि मान लीजिए हम इतना काम के लिए टाइम दे दिए हैं और इतना पढ़ने के लिए टाइम दे दिए हैं, लेकिन कहाँ ऐसा जा रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है और हमारा काम अव्यवस्थित हो जा रहा है। तो इसी क्रियान्वयन में नियंत्रण करेंगे ना। अगर जब हम कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा एनर्जी क्या हो रही है, इधर उधर हो रही है, इतना हमको हमारा कैपेसिटी नहीं है कि हम दोनों को एक साथ कर लें। अब क्या करोगे, उसको इधर मैनेज करोगे, इधर मैनेज करोगे ना, कि हम इतना घंटा ये कर लेंगे तो हमारे थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लेंगे, तब उसके बाद हम पढ़ लेंगे। पढ़ते होगे नहीं, जैसे मान लीजिए भोर में आपको काम है, सुबह सुबह आपको काम है, आप उठ के पहले पढ़ लो 2 घंटे, ताकि आपको दिमाग बिल्कुल फ्रेश मिले। तो पढ़ने के बाद अपने कामों को शुरू करो, फिर काम को कर लो, फिर नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर पढ़ाई कर लो। ऐसे ऐसे क्या काम करते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा का बचत करके हम अपने पारिवारिक लक्ष्य को या हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। हमेशा आपके इन सिस्टम में या हमेशा आपके जो योजना में होता है, आप जब तक नियंत्रण नहीं करते हो तब तक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। समझ रहे हो ना। एंड लास्ट क्या कर देते हैं, हम शक्ति व्यवस्थापन का मूल्यांकन कर देते हैं। शक्ति व्यवस्थापन का मूल्यांकन, यानी जो हम देखे हैं, ये पहला है, आपका दूसरा है और तीसरा है। यानी हम देखते हैं कि हमारी ऊर्जा, जो हम काम यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कम शक्ति में, यही बनाएंगे योजना, कम शक्ति में अधिक से अधिक काम करने के लिए योजना बनाना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि योजना क्यों बना रहे हो, कम एनर्जी में अधिक से अधिक कामों को सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए, ठीक ना। क्रियान्वयन में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसके लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितना। अगर छोटा मोटा एग्जाम है तो चलो 2 ही घंटे में पढ़ लेंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे, 1 महीना पढ़ लेंगे, 2 महीना पढ़ लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप एक सिविल की तैयारी करता है, उसका गोल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अब उसके लिए अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, जब तक 8-10 घंटा व्यय नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तब तक वो हासिल नहीं कर सकता है। आई बात समझ में। यही एनर्जी मैनेजमेंट है, जहाँ जैसा आप देखते हो कि वहाँ पे वैसे आप नियंत्रण करते हो और वैसा क्रियान्वयन करते हो। उसके बाद देखते हो कि हम जो अपना लक्ष्य बनाए थे वो हमारा सक्सेस हो रहा है कि नहीं, हमारा काम जो है हम अपनी ऊर्जा के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। आज हमारा यहीं पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगले क्लास में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। आप इसको देखते रहिए। आपका एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो ना। अपने टाइम को यहाँ पे दीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप करते रहिए। समझ रहे हो ना। कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। एक लोग क्वेश्चन किए थे कि जो इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे तो कि निवेश का, मैम देख लीजिएगा। आप समझो कि निवेश क्या होता है। निवेश एक पूंजी एक जगह लगा रहे हो, समझ रहे हो ना। और पूंजी आदमी वहीं लगाता है जहाँ से उसको प्रॉफिट हो। जिस चीज़ में प्रॉफिट नहीं है तो वो क्यों पूंजी लगाएगा। तो इस पर्पज से वो आंसर सही है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए। समझ रहे हो ना। क्योंकि बैंक में नहीं जमा कर रहे हो, आप एक पूंजी लगा रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझ रहे हो ना। मेरा जो क्लास है आपको मिलता रहता है, सीक्वेंस में मिलेगा।
कभी कोई क्लास नहीं मिल पाती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्लास नहीं मिल पाती है, कोई छोटा मोटा इशू हो जाता है, नहीं हो पाती है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐप पे क्लास आपका लाइव चलेगा, डेली चलेगा, समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।